हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा न्यू टॉपिक है हिमांक में अवनमन। देखो, हिमांक टेम्परेचर सबसे पहले हम जानते हैं होता क्या है। आप लोग ये पढ़ते हुए आए हो पिछली कक्षाओं में कि वह निश्चित ताप जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ ठोस में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ये डेफिनेशन से ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन देखो, एक और सही डेफिनेशन है। वास्तव में कोई भी पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से ठोस में परिवर्तित ही क्यों होता है, वही बात आ गई क्वथनांक वाली। तो देखो यहाँ पर भी वही बात है कि एक तो अवस्था कौन सी, आपको अवस्था देखना है। एक तो अवस्था आपके पास द्रव अवस्था है और एक कौन सी है, ठोस अवस्था है। तो ठोस और द्रव अवस्था दोनों का वाष्प दाब क्या हो जाना चाहिए, समान। वह ताप जिस पर दोनों का वाष्प दाब समान हो जाएगा ना, तो वह द्रव पदार्थ क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो हम कहेंगे कि वह निश्चित ताप जिस पर द्रव और ठोस पदार्थ का यहाँ पर वाष्प दाब समान हो जाता है, उसका हिमांक कहलाता है। क्लियर? वह निश्चित ताप जिस पर किसी भी द्रव पदार्थ और ठोस का वाष्प दाब समान हो जाता है, यहाँ पर हिमांक कहलाता है। अब देखो, हिमांक को अगर आप भूल भी जाओ तो आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन, वही आप पुरानी वाली डेफिनेशन दे सकते हो। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो उसमें परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाएगी, हिमांक कहलाएगी। मैंने आपको दोनों डेफिनेशन क्या कर दी, क्लियर कर दी। अब देखो, आप जानते हो कि कोई भी, वही हम पहले बात पढ़ के आ रहे हैं, हिमांक में अवनमन। हिमांक की डेफिनेशन हमने दी। अवनमन शब्द का मतलब है कमी और उन्नयन का मतलब क्या था, अधिकता। तो हिमांक में क्या करना है, अपन को कमी करनी है हिमांक ताप में। माना कि अब कोई यहाँ पर अपन यहाँ विलायक ले लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या ले लिया, शुद्ध विलायक ले लिया। अब इस शुद्ध विलायक में आप क्या कर दो, अवाष्पशील विलेय मिला दो। क्या मिलाओगे आप, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दो। जब किसी शुद्ध विलायक में आप क्या करोगे, अवाष्पशील विलेय मिलाओगे, तो आपको पता है इस विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन बनता है और इस विलयन का हिमांक ताप कम होगा। किससे? विलायक के हिमांक ताप से। तो देखो, विलायक का हिमांक अधिक होगा और विलयन का हिमांक क्या हो जाएगा, आपके पास कम प्राप्त होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले विलायक पदार्थ माना कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल का क्या होता है, क्वथनांक होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक होता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल का क्या होता है, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, यहाँ पर अपने पास क्या होता है, हिमांक ताप होता है। ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव पदार्थ जो जल होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, हमारे पास ठोस में परिवर्तित, यानी कि बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप क्या कर दो, उसमें थोड़ा सा लकड़ी का बुरादा डाल दो, जैसे पानी है या बर्फ है। आपने को पता होगा कि आइसक्रीम वाले या फिर कोई भी जो बर्फ़ की सिल्ली होती है उसको अपन कपड़े में लिपेट के रखते हैं या फिर भस्म में डाल देते हैं, उसको लकड़ी के बुरादे में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, वो पिघलती नहीं है, क्योंकि उसका हिमांक ताप क्या होता है, वहाँ पर घट जाता है और वो उस टेम्परेचर पे भी क्या होती है, वहाँ पर उसका हिमांक ताप क्या होता है, उसके हिसाब से कन्वर्ट हो जाता है, तो वो पिघल नहीं पाती। तो हमें वास्तव में ओवरऑल पढ़ना क्या है, देखो मैं आपको लैंग्वेज बता देता हूँ। यहाँ तक सबसे पहले हिमांक की डेफिनेशन देंगे। वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव, विलयन और ठोस का क्या हो जाए, वाष्प दाब समान हो जाता है, हिमांक कहलाता है। अब जब किसी शुद्ध विलायक पदार्थ में हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ डालते हैं तो एक विलयन बनता है, हमें पता है, और बनने वाले विलयन का हिमांक ताप हमेशा शुद्ध विलायक के हिमांक ताप से क्या होता है, घट जाता है, कम हो जाता है। यानी कि पहले ये यहाँ पर बर्फ जो है माना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम रही थी, माइनस में लाओगे आप टेम्परेचर को, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 0 डिग्री पे क्या हो रहा है, आपकी बर्फ जम रही है, तो 0 पे जम रही है। अब आपके ये बर्फ क्या होगी, 0 लाने की जरूरत ही नहीं है। अब आप जैसे माना कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी जम सकती है, 16 पे भी जम सकती है, किसी भी टेम्परेचर पे क्या हो सकती है, बर्फ जम सकती है। यानी कि अब आपको इतना कम करने की जरूरत नहीं है, यानी हिमांक कम हो गया पहले की तुलना, आपने इतना माइनस में ले जाने की जरूरत नहीं है, इस प्लस में भी आपका वो जम जाएगा। ये प्लस का मान ज़्यादा दिखता है पर ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा है। यहाँ पर देखो, यहाँ 25 से आप
क्या कर रहे थे, रूम टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ला रहे थे, तब बर्फ बन रही थी। अब आपको क्या है, अगर आप इसमें अवास्तविक विलय मिला दोगे तो 0 की जरूरत नहीं है। आप 0 से अगर अधिक टेम्परेचर भी रहेगा तो उस पर भी क्या हो जाएगा, बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा जल, अर्थात हिमांक में यहाँ पर कमी हो जाती है और इसी को हम हिमांक में अवनमन के नाम से जानते हैं। अब देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं। माना कि यहाँ पर विलयन है, किसी भी विलयन का हिमांक ताप, देखो T तो टेम्परेचर, F का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक टेम्परेचर, किसका, विलयन का, ये विलयन का हिमांक ताप, S लिख दिया सॉल्यूशन, विलयन का हिमांक ताप लिख दिया। यहाँ मैं लिख देता हूँ अगर 0 तो क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक ताप अधिक था यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, 25 से 0 पे यानी कि 25 का अंतर था यहाँ पर जल के लिए। अब आप क्या कर दो, इसमें अवास्तविक पदार्थ डाल दोगे कोई भी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर विलयन बन जाएगा, तो विलयन का हिमांक ताप, विलायक के में से आप विलयन के को हटा दो तो आपके पास जो भी अंतर आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हिमांक में अवनमन कहलाता है। ये आपकी यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। यहाँ देखो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या है, सबको पता है, एक तो डेल TF TF0 TFS, तीन ही तो चीज़ें हैं हमारे पास। तो देखो ये क्या है, हिमांक में अवनमन, हिमांक किसका निकाला है, अवनमन किसका है, विलयन का, तो विलयन ही पढ़ रहे हैं अपन, तो विलयन में जब हिमांक में अवनमन विलयन का थोड़ी होएगा, वास्तव में पहले विलायक का ज़्यादा था, अब यहाँ पर क्या बन गया, विलयन बन गया, तो विलायक के जो हिमांक था उसमें कमी आई है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर विलायक के हिमांक का अवनमन कमी, विलायक के हिमांक में पहले की तुलना में कमी आ गई, ये क्या हो जाएगा, विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक ताप हो जाएगा। और थर्ड कौन सा है, ये ऐसा आ रहा है ऊपर, तो विलयन का हिमांक ताप हो जाएगा आपके पास। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, सारी चीज लिखने के बाद प्रायोगिक रूप से वही बात आ जाती है, लेकिन प्रायोगिक रूप से ये सिद्ध हो चुका है, कल भी सिद्ध किया था हमने, प्रायोगिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। क्या सिद्ध कर चुके हैं वैज्ञानिक की, हिमांक में अवनमन, वहां था क्वथनांक में उन्नयन और यहाँ क्या जाएगा, हिमांक में अवनमन, डेल TF, वहां क्वथनांक में उन्नयन था, यहाँ हिमांक में अवनमन, समानुपाती होता है मोललता, वहाँ पे भी सेम था, बस वही आगे का डेरिवेशन पूरा सेम हो जाएगा। मैं आपको वापस थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। देखो टॉपिक में यहाँ के बाद का तो सबको इजी गोइंग में आ ही जाएगा। सबसे पहले हिमांक की डेफिनेशन देंगे, वह निश्चित ताप जिस ताप पर किसी द्रव विलयन और ठोस पदार्थ का वाष्प दाब समान हो जाता है, हिमांक ताप कहलाता है। अब जब किसी हम शुद्ध विलायक ले लिया हमने, शुद्ध विलायक में हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मात्रा में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को डाल देंगे, डालने पर आप जानते हो वहाँ पर एक विलयन बन जाता है। उस बनने वाले विलयन का, आप इसमें मत जाना, आप तो बस सीधा सीधा याद रखो, अवनमन पढ़ रहे हैं तो कमी आएगी उसमें। तो बनने वाले विलयन में क्या होता है, उसका हिमांक पहले की तुलना में क्या होता है, घट जाता है, यानी कि वो पहले की तरह उतना हमें माइनस में नहीं जाना पड़ता टेम्परेचर में, वो उससे भी अगर थोड़ा सा ज़्यादा रहा तो उस पर भी क्या होता है, वहाँ पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इस कमी को ही, हिमांक ताप में आई इस कमी को ही हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। माना कि यहाँ पर किसी विलायक का, शुद्ध विलायक का हिमांक ताप TF0 है, विलयन का हिमांक ताप TFS है, तो शुद्ध विलायक में से आप क्या कर दो, विलयन के हिमांक ताप को घटा दो, तो क्या आ जाएगा, आपके हिमांक में अवनमन, जो भी कमी आएगी वो यहाँ पर दोनों का अंतर के बराबर होगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद देखो, लेकिन प्रायोगिक रूप से वैज्ञानिक ये सिद्ध कर चुके हैं कि हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। ठीक ऐसे ही क्वथनांक में उन्नयन क्या था, मोललता के समानुपाती था। तो देखो इसको आगे हम बढ़ाते हैं, यहाँ पर डेल TF इज इक्वल टू, समानुपाती घटाएंगे अपन तो बराबर का आ जाएगा, यहाँ के आ जाएगा, नहीं था वहाँ के भी आया था क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट था। अब यहाँ अपने कौन सा पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक ताप, तो यहाँ क्या आ जाएगा, KF आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, M आ गया। इक्वेशन नंबर हम इसको 2 दे देते हैं। यहाँ देखो कौन सी चीज़ क्या है, यहाँ आप जानते हो KF, सभी जानते हो अच्छे से,
ये हो जाएगा यहाँ पर, देखो वहां क्या था, मोलल उन्नयन स्थिरांक, यहाँ क्या हो रहा है, अवनमन हो रहा है, तो यहाँ मोलल अवनमन स्थिरांक हो जाएगा। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, m, चूंकि हम जानते हैं मोललता, चूंकि देखो मोललता मैंने पढ़ाया आपको, किसी भी विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता। तो यहां लिख दूं मैं, चूंकि किसी भी विलयन के 1 किलो, किसी भी यहां पर विलायक की 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, विलायक लेते हैं इसमें हम, तो अगर इसको आप किलोग्राम में लोगे तो 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता। अगर आप इसको ग्राम में लेना चाहोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर ऊपर 1000 से गुणा कर दोगे, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते, तो 1000 का भाग दोगे तो ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। चूंकि हम ये भी जानते हैं कि मोलों की संख्या क्या होती है, विलय के मोलों की संख्या विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का अनुभार, ये होता है। तो ये वैल्यू अपन कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, वैल्यू रखेंगे। देखो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, डेल TF हिमांक में अवनमन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF, फिर उसके बाद M मोललता। मोललता को क्या लिख सकते हैं अपन, देखो सूत्र यहीं पे बना देता हूं मैं, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि आप कैसे बना सकते हो, विलायक की 1 किलोग्राम मात्रा में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी मोललता, हो गया। ग्राम में अगर इसको आप लिखोगे, यहाँ किलोग्राम लिखना पड़ेगा तब तो, अगर आपने यहाँ ग्राम लगा दिया तो 1000 का भाग देना पड़ेगा, 1000 कहाँ चल जाएगा, ऊपर आ गया फॉर्मूला हमारे पास। इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 के बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक और इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखो डेल TF इज इक्वल टू KF, मोलों की संख्या क्या होती है, ग्राम में मात्रा बटा विलय का अनुभार, बाकी को ऐसे कैसे उतार दो, 1000 इंटू विलय की ग्राम में मात्रा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। समीकरण 3 और 4 को ही हम यहाँ पर हिमांक में अवनमन की समीकरण के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर अपन पढ़ क्या रहे थे, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म होते थे कि किसी भी विलयन के वे गुण जो उसके मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिए आप इसमें कि यहाँ पर इस डेरिवेशन को समझना, आप शॉर्ट करते हैं थोड़ा सा वापस, क्यों, क्योंकि देखो विलय की ग्राम में मात्रा बटा अनुभार बराबर क्या हो गया, मोलों की संख्या। अगर आप विलय की जो मात्रा है उसको आप क्या ले लो, 1 किलोग्राम ले लो, एक इकाई के रूप में ले लो, तो इसको 1 किलोग्राम लोगे तो देखो ये फॉर्मूला हमारे पास कैसे प्राप्त होगा, डेल TF KF हो गया। KF को मैं अगर हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वापस समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि समानुपाती की जगह तो आया था यहाँ पे, हट गया तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह हट जाएगा, वापस समानुपाती का आ गया। तो ये मोललता के समानुपाती, मोललता क्या है, विलय के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। अगर आप मैं यहाँ विलय को क्या ले लूँ, 1 इकाई के रूप में ले लूँ, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 इकाई 1 किलोग्राम, तो ऊपर क्या बच जाएगा, N। तो हम यहाँ पर क्या समझ सकते हैं, इससे समझ रहे हैं हम कि समीकरण 3 से या 4 से, समीकरण 3 को आप ज़्यादा लिख सकते हो अच्छे से, क्योंकि इसमें n है यहाँ पर मोलों की संख्या। तो समीकरण 3 से स्पष्ट है कि इसका तो 1 इकाई हो ही जाएगा। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि यदि विलायक की मात्रा को हम 1 इकाई यानी कि 1 किलोग्राम ले लें तो यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या हिमांक में अवनमन के क्या होती है, समानुपाती होती है, यानी कि हिमांक में अवनमन विलय के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, अर्थात उस पर निर्भर करता है। अतः ये क्या है, एक अणुसंख्यक गुणधर्म। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हम यहाँ पर इसका एक ग्राफ पूछ लिया जाता है जो आपके है, वो ग्राफ आपको याद रखना है थोड़ा सा, बस आपको ग्राफ याद रखने के बाद उसकी लैंग्वेज खुद ब खुद याद हो जाएगी। देखो ग्राफ में करना क्या है, हमें वही सभी जानते हो आप लोग, ग्राफ में क्या करना होता है मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफ में आप 2 एक्सिस खींचते हो मेन, एक तो आपके x एक्सिस होती है और दूसरी क्या होती है, y एक्सिस। देखो यहाँ पे साथ के साथ बना रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बनाना भी सीख लो। देखो 2 एक्सिस ले लेंगे हम, एक तो x एक्सिस ले लेंगे और दूसरी क्या ले ली हमने, y एक्सिस ले ली। दोनों एक्सिस लेने के बाद हम एक तरफ तो क्या ले लेंगे, दाब, और एक तरफ क्या ले लेंगे, ताप। तो यहाँ तो मैं ले लूँ ताप, ताप किस में ले सकता हूँ मैं यहाँ पर,
केल्विन में, टेम्परेचर को केल्विन में ले लिया। इधर टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, और इधर डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है हमारे पास। यहाँ मूल बिंदु की निर्देशांक 0। इधर मैं ले लूँ दाब P, प्रेशर किस में ले लूँ, ATM में, वायुमंडलीय दाब में ले लिया मैंने। ऊपर तो इंक्रीज होगा और नीचे डिक्रीज होगा, नीचे कम रहेगा, 0 से ऊपर बढ़ता हुआ चला जाएगा। दोनों ले लिए। हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक ऐसी अवस्था बना देता हूँ मैं जिस पर देखो वहाँ भी बनाई थी अपन ने एक अवस्था ऐसी जहाँ एक वायुमंडलीय दाब था। तो अपन ने क्या करना है, यहाँ वाष्प दाब क्या करना है, समान करना है। तो वाष्प दाब को समान करने के लिए यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, एक लाइन खींच दी है जिस पे वाष्प दाब क्या हो जाएंगे, पदार्थ के समान हो जाएंगे। डैश डैश से हमने ये लाइन बना दी। अब देखो यहाँ पर माना कि कोई विलयन है, ये विलयन के लिए बना दें अपन, लाइन बनाता हूँ मैं। ये विलयन, माना कि जब विलयन का हिमांक ताप TFS है, S का मतलब सॉल्यूशन, विलयन का, F का मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर, सॉल्यूशन विलयन का फ्रीजिंग टेम्परेचर, हिमांक ताप कितना है, इतना है। इस समय यहाँ पर ये देखो वाष्प दाब समान हो गया इस बिंदु पर, हो गया वाष्प दाब समान। तो ये बिंदु हमने यहाँ पर बना दिया, इसमें कुछ नहीं करना है, बिंदु बना दिया बस। अब देखो ये जो यहाँ पर विलयन का है, विलयन का है तो कोई बात नहीं भाई, बना दो अपने। तो अब अपन को क्या करना है, दूसरा विलायक के लिए बनाना है। तो विलायक का तो यहाँ पर कम बनाना है हमें, तो थोड़ा सा क्या करेंगे, हम पहले ही कम बना देंगे। तो देखो ग्राफ तो आपको बनाना सीखना है, उससे नहीं बन रहा ग्राफ, तो केवल हमें इमेजिनेशन में बता रहा हूँ मैं आपको। ये बिंदु मैंने यहाँ पर दे दिया, ये है टेम्परेचर TFO 0, शुद्ध विलायक का हिमांक ताप। शुद्ध विलायक का हिमांक ताप इतना था, जब अवाष्पिल विलय मिलाओगे तो विलयन बनेगा, उसका हिमांक ताप घट जाएगा। तो ये देखो घट जाएगा, मतलब यहाँ पर घटने का मतलब यूँ है जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है कोई, उस पर बर्फ बन रहा था, तो 0 की जगह वो क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर 25 से 0 नहीं लाना आपको, 15 पे हो जाएगा। यानी कि 25 माइनस में नहीं, इतना ज़्यादा माइनस में नहीं जाना आपको, थोड़ा कम माइनस में, तो प्लस की तरह लगता है हमें यहाँ। तो ये हो गया हमारा। तो आपको याद कैसे रखना है, देखो कोई परेशानी नहीं है, अगर आपको कोई फिर भी प्रॉब्लम रह जाए तो आपको यहाँ पर दाब याद रखना है, इधर क्या रखना है, ताप याद रखना है। आपको क्या करना है, अधिक तो यहाँ दर्शाना है किसका, विलयन का, और कम दर्शाना है विलायक का। और ये एक वाष्प दाब को समान करने वाली रेखा, इसको तो आप याद रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब इसमें हमें क्या करना है, लाइनें खींचनी है। देखो लाइनें कैसे हैं, इस बिंदु से तो हमें इस बिंदु को मिलाना है, फिर ये और ये हमने ले लिया। इसके बाद एक इस बिंदु से हमें ये ग्राफ इस तरह से ले देना है। अब ध्यान दो, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, बस नाम ABCD कुछ भी आप दे सकते हो। जैसे ये A दे दिया इस बिंदु को, ये इस बिंदु को D दे दिया। जो आपके नोट्स में है वही मैं दे रहा हूँ, आप ABCD में अपने अनुसार कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो AB यहाँ से यहाँ तक पूरा ये एक ग्राफ दे रखा है, तो इसको इसने यहाँ पर AB नाम दे दिया। अब आप C इसको दे रखा है और D इसको, देखो मैं वही लिखूंगा जो, क्योंकि आपको समझाना मेरे को वही है, आप ABCD कुछ भी लिखो उस हिसाब से उसकी थ्योरी बन जाती है। इसके बाद D से यहाँ तक क्या मैं E दे दूँ, इसको नाम हो गया। यहाँ ध्यान देना आप, B से C ये तो है विलायक का लिए ग्राफ, शुद्ध विलायक के लिए। शुद्ध विलायक का यहाँ पर क्या है, विलयन बनाओगे तो इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है, अधिक है, घट जाएगा, नीचे आ जाएगा, विलयन बनता जाएगा। तो ये तो विलायक के लिए है। और ये है ठोस पदार्थ के लिए, ये जो ग्राफ बन रहा है ये है ठोस पदार्थ के लिए। आपको याद रखना है ये, देखो क्योंकि थ्योरी अपन को लिखनी पड़ेगी वहाँ पर। ठोस के लिए हो गया। अब इसके बाद और क्या बचा, ये जो आपके पास पूरा कर्व आया ये है यहाँ पर विलयन के लिए, हो गया। अब देखो आप एक चीज, इस बिंदु पर क्या हो रहा है, यहाँ पर विलायक और ठोस, विलायक कौन है, द्रव पदार्थ, द्रव और ठोस दोनों का क्वथनांक दोनों का वाष्प दाब इस बिंदु पर, बिंदु बी पर समान हो जाता है। ध्यान दो, विलायक, द्रव विलायक और ये ठोस पदार्थ दोनों का वाष्प दाब इस बिंदु पर क्या हो जाता है, हमारे पास समान हो जाता है। तो ये बिंदु विलायक का हिमांक ताप वह निश्चित ताप जिस पर क्या हो, द्रव विलायक और ठोस का क्या हो जाए, वाष्प दाब समान हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, विलायक का हिमांक ताप कहलाता है।
क्लियर। अब देखो आगे चलो आप, ये बिंदु डी बिंदु की बात करते हैं हम। डी बिंदु पे क्या हो रहा है, ये विलयन के लिए ग्राफ बना रखा है मैंने, आपको पता है ये विलायक का तो वाष्प दाब सॉरी यहाँ हिमांक में जो ताप था वो अधिक है, और ये विलयन का देखो घट जाता है, तो उसी को अवनमन कहते हैं। तो इससे नीचे वाला ग्राफ बनाया है अपन ने। तो ये इस बिंदु पर देखो आप, विलयन का और ये टॉस, तो विलयन भी द्रव हो गया और ये टॉस, दोनों का वाष्प दाब समान है, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, विलयन का हिमांक ताप कहलाएगा। विलयन के लिए है ये ग्राफ, तो ये विलयन का हिमांक ताप कहलाता है। क्लियर। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, दोनों में अंतर आप जानते हो, दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, हिमांक में अवनमन कहलाएगा। बस यही ग्राफ है। अब देखो हम कहेंगे हिमांक में अवनमन को हम एक निम्नलिखित या उपरोक्त ग्राफ से समझ सकते हैं। ग्राफ में क्या कहेंगे, उपरोक्त ग्राफ में यहाँ पर B और C द्रव विलायक के लिए, DB ठोस पदार्थ के लिए, DE विलयन के लिए हमने क्या कर लिए, यहाँ पर कर्व खींच लिए। अब इस ग्राफ से स्पष्ट है कि यहाँ पर बिंदु B पर ध्यान देना, बिंदु B पर विलायक और ठोस दोनों के क्या हो जाते हैं, वाष्प दाब समान प्राप्त होते हैं, अतः ये वाष्प दाब की लाइन है, दोनों के समान प्राप्त होते हैं, अतः ये बिंदु B क्या कहलाएगा, यहाँ पर विलायक का हिमांक ताप कहलाता है। फिर इसी प्रकार से हम कहेंगे यहाँ पर कि बिंदु D पर ठोस पदार्थ और द्रव विलयन दोनों के वाष्प दाब समान हो जाते हैं, अतः इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, विलयन का हिमांक ताप के नाम से जानते हैं। अतः इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर हमेशा विलायक की तुलना में विलयन का हिमांक ताप सदैव घट जाता है, इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो इसी से लैंग्वेज बना के लिखनी, जब आप पढ़ोगे तो उसको क्या है, अच्छी तरह से समझ पाओगे और ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है। अब आप कैसे कैसे वो अच्छे से लिखा हुआ है, फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप क्या है, पर्सनल भी मिल सकते हो। तो हमारे पास ये कौन सा टॉपिक हो गया, हिमांक में अवनमन। अब देखो हिमांक में अवनमन के बाद आपके एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। एक दो टॉपिक कौन से हैं, फोर्थ प्रकार का अणुसंख्यक गुणधर्म है परासरण दाब। लेकिन परासरण दाब को समझने से पहले हमें परासरण और विसरण की क्रिया को समझना होगा। एक एक नंबर में पूछी जाती है। पहली क्रिया है विसरण, डिफ्यूजन। विसरण, डिफ्यूजन बोलते हैं इंग्लिश में बेटा इसको, विसरण। विसरण का मतलब होता है कि आप किसी भी पदार्थ को ले लो, किसी भी पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता, जिधर उनकी मात्रा कम रहेगी वो सांद्रता कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गमन क्या कहलाता है, विसरण। डेफिनेशन सुना, किसी भी पदार्थ के अणु का अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गमन, अपन नहीं कर रहे हैं, वो स्वतः गमन कर जाए, विसरण कहलाता है। अब क्या समझे, नहीं समझे ना, अब एक एग्जाम्पल लो, आप अच्छे से समझोगे। एक एग्जाम्पल में मैं आपको एग्जाम्पल ये देता हूँ कि एक इत्र की शीशी ले लो, आप सेंट की शीशी ले लो या इत्र की शीशी ले लो, उसके अंदर उसके खुशबू के जो अणु है, जो भी उसकी गंध के, वो सारे अणु क्या है उसमें लिक्विड फॉर्म में भरे हुए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सांद्र है। अब आप गैस हो तो एक तरह से वो आपने क्या कर दिया, अधिक दाब पर उसको लिक्विड में बदल दिया, या कोई भी गैस का पात्र ले लो, अब उसको आप खोल दो। खोलते हैं आपको पता है उसकी सांद्रता अंदर अधिक है और बाहर वायुमंडल में तो वो है ही नहीं, तो खाली है, बाहर सांद्रता कम है। तो खोलते ही वो अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से स्वतः क्या होंगे, वो खुशबू, इत्र की खुशबू पूरे कमरे में धीरे धीरे फैल जाएगी, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की स्वतः क्या हो जाता है, गमन। यही क्रिया क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। क्लियर। अब देखो इसके अलावा भी और एग्जाम्पल हो सकते हैं विसरण के, जरूरी नहीं है इत्र वाला लो आप, इत्र के अलावा आप गैस का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर विसरण हो जाएंगे। इसके अलावा भी आप कोई भी पदार्थ ले सकते, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट आप जानते हो, CuSO4 कॉपर सल्फेट, नीला तोता आप जानते हो, नीले रंग का होता है। इसको यहाँ पर क्या कर दो आप, पहले इसका यहाँ पर गाढ़ा पदार्थ ले लो, गाढ़ा विलयन ले लो। गाढ़ा विलयन लोगे तो वो जैसे CuSO4 का गहरा नीला रंग का विलयन होता है। अब उसमें आप बहुत सारा एक बाल्टी भर के पानी डाल दो तो क्या होगा, उसका गहरा नीला रंग क्या होगा, कम हो जाएगा और हल्का लाइटली नीला रह जाएगा वो। तो क्या होगा भाई, CuSO4 की सांद्रता वहाँ पे अधिक थी, जैसे उसमें पानी मिलाया या उसको पानी में मिलाया तो क्या, या कैसे मिलाओ आप, जैसे ही पानी में मिला के छोड़ोगे धीरे धीरे CuSO4 उस पूरे पानी में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो CuSO4 की अधिक सांद्रता से पूरे पानी में कम सांद्रता की ओर फैल रहा है, तो ये क्या है कि विसरण की क्रिया, डिफ्यूजन। दूसरी क्रिया होती है बेटा यहाँ पर परासरण।
परासरण। कभी कभी क्या होता है वो हिंदी नहीं पूछ के इंग्लिश में सीधा दे देता है। विस्तरण, डिफ्यूजन, परासरण, ओस्मोसिस, ओस्मोसिस के नाम से इसको जानते हैं। हिंदी में याद रख लो, बोले स्पेलिंग याद रखो या नहीं रखो कोई मतलब नहीं है। ओस्मोसिस, परासरण की क्रिया, सेम क्रिया होती है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर ही होता है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली बीच में आ जाती है। कौन सी? अर्ध पारगम्य झिल्ली। इस अर्ध पारगम्य झिल्ली में क्या होता है, कुछ सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं। वो छिद्र केवल जिनकी यहाँ पर क्या होता है आकार छोटा होता है, उन्हीं कणों को क्या होते हैं अपने में से गुजरने देते हैं, और बड़े आकार के कणों को ये गुजरने नहीं देते। तो पदार्थ के अणुओं का अपनी कम सांद्रता वाले क्षेत्र से, यानी कि कम सांद्रता से, कम सांद्रता का मतलब वो तनु रहे, गाढ़ा नहीं होना चाहिए, कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन। अधिक सांद्रता यानी कि वो विलयन क्या हो जाए, सांद्र, उसकी तरफ गति हो जाएगी। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, परासरण। बस इसमें एक शर्त विशेष होती है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से ही ये क्या होती है, गमन की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसके बिना ये नहीं होता। तो ये जरूरी है अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो हम कहेंगे किसी भी पदार्थ का अपनी कम सांद्रता यानी कि तनु अवस्था से अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर वो तनु निकल जाएंगे, छोटे आकार के होंगे, तो अधिक सांद्रता क्षेत्र यानी कि सांद्र की ओर क्या हो जाएगा, गमन, परासरण कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, किशमिश, दाख, सभी जानते हो दाख को, किशमिश को। जब अपन उसको पानी में डालते हैं या खीर में डालते हैं तो फूल जाता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो किशमिश को जब अपन क्या करेंगे, पानी में डालेंगे तो सबसे पहले वो उसके अंदर क्या है, जो घोल भरा हुआ है, पेस्ट भरा हुआ है दाग के अंदर, वो सांद्र घोल है, शर्करा का गाढ़ा घोल है, तो वो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अधिक सांद्रता क्षेत्र। और पानी में आप डाल रहे हो, पानी के अणु क्या है, तनु है, कम सांद्र है, गाढ़े नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, कम सांद्रता। तो पानी के अणु क्या होंगे, अपनी कम सांद्रता से अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी कि दाग के ऊपर जो वो परत होती है झिल्ली नुमा, उस कोशिश उससे होकर क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, जिससे पानी अंदर भरने से दाग फूल जाता है किशमिश। तो ये क्या होता है, एक अधिक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गमन क्या कहलाता है, यहाँ पर परासरण कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल आप समझो, डेड बॉडी। कोई मर जाता है व्यक्ति, 2-5 दिन तक उसकी लाश पानी में डूबने के बाद क्या होती है, हमें नहीं मिलती है, लेकिन 8 दिन 5 दिन बाद वो क्या होता है, नॉर्मली फर्स्ट दिन तो नहीं मिलती, पर 5 दिन 8 दिन बाद वो फूल कर खुद ही स्वतः ऊपर आ जाती है। उसका कारण होता है कि उसमें क्या होता है, परासरण की क्रिया होती है। पानी हमारी त्वचा के जो छिद्र होते हैं वह अर्ध पारगम्य झिल्ली का कार्य करते हैं और वो पानी उसके अंदर से चल जाता है, तो कोशिकाएं पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और साथ ही कुछ गैसें होती है, जो गैसें हमारे CO2 के रूप में निकलती है, जिससे बॉडी फूल जाती है और वो क्या होती है, ऊपर तैरने लगती है। तो ये भी क्या है, परासरण की क्रिया का एक एग्जाम्पल। इसके बाद अब आता है हमारा 4th अणुसंख्यक गुणधर्म, परासरण दाब, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।